Today we are discussing an important law of nature, that is law of conservation of linear momentum. तो ये लॉ क्या बात बताता है और फिर इसको बाद में हम प्रूव भी करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। इसका प्रूफ हम न्यूटन थर्ड लॉ से भी आपको देंगे। तो फिलहाल हम दिखाएंगे आपको कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है लॉ, ये क्या स्टेटमेंट देता है, क्या बात बताता है। फिर हम इसको प्रूव भी करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट पर जाते हैं। तो ये लॉ क्या बात बताता है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये बताता है द टोटल वेक्टर सम ऑफ मोमेंटा ऑफ बॉडीज in an isolated system always remain conserved, or you can say constant, and is unchanged due to the mutual action and reaction of the bodies in the system. कि मैं आपको सिंपल टर्म में समझाता हूँ क्या बताता है। ये बताता है अगर आपके पास एक सिस्टम है लेकिन आइसोलेटेड। अब आप जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। हाँ, सिस्टम में जो अंदर बॉडीज है, 2 बॉडी है, 3 है, 10 है, मिलियंस है, ठीक है, वो एक दूसरे पर इंटरेक्ट करती होंगी, एक दूसरे पर फोर्स लगाती होंगी, बट दोज आर इंटरनल फोर्सेस। इस सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं है, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आप ये याद रखिए। ओके, तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो अंदर जो बॉडीज है इनका अपना कुछ मोमेंटम होगा। लेट मी सपोज ये एयर पार्टिकल्स है, मोशन में है, जस्ट लाइक इनका मास है। तो जब इनका मास है, मोशन में है, हैविंग वेलोसिटीज, दे हैव गॉट मोमेंटा, सो इसका अपना मोमेंटम होगा, इसका अपना मोमेंटम होगा। लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो इनके एडिशन के बराबर होगा। सिंपली इसका मोमेंटम प्लस उसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम सिस्टम की हम बात करते हैं। लेट मी सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ये मैं मानता हूं कि मास जो इस बॉडी का है, ए बॉडी का, वो 4 यूनिट्स है, बी बॉडी का मास 2 यूनिट्स है। एन एग्जांपल, ये जो ए बॉडी है इट मूव्स विद वेलोसिटी 3, इट इज सेटल बिफोर कोलिजन। अभी कोई इंटरेक्शन बॉडीज का नहीं होगा, इंडिविजुअली मूव कर रही है सिस्टम में, है? ये जो बी बॉडी है इसका वेलोसिटी 12 है। अब सीधी बात है, बॉडी ए का मोमेंटम, ए बॉडी का मोमेंटम जो होगा वो होगा मास इंटू वेलोसिटी 4 इंटू 3, दैट इज 12। बी बॉडी का मोमेंटम होगा 12 इंटू 2, लेट मी सपोज दैट इज 24। सो सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा, सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा दैट इज 36, लेट मी सपोज 36 यूनिट्स एज एन एग्जांपल। ओके, इसके बाद देखिए लॉ क्या बात बताता है, लॉ बात बताता है। अब इसके बाद हो सकता है ये जो 2 बॉडीज विच आर फॉर्मिंग द सिस्टम, अब ये इंटरेक्ट कर गई, इन्होंने एक दूसरे के साथ कोलाइड किया, इंटरेक्शन किया। अब डेफिनेटली इंटरेक्शन के बाद लाइकली इनकी जो वेलोसिटीज होंगी वो चेंज होगी। तो जब इसकी वेलोसिटी पहले 3 थी, चेंज हो गई, चलो ज्यादा हो गई या कम हो गई, जब चेंज हो गई तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो जब बॉडी बी का वेलोसिटी चेंज हो गया आफ्टर इंटरेक्शन, इसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो इंडिविजुअली क्या होगा, ये जो बॉडीज इस सिस्टम को बनाती है तो इनका मोमेंटम इंडिविजुअली चेंज होगा। लेकिन अगर ये सिस्टम आइसोलेट है तो अगर हम टोटल मोमेंटम फिर से एक बार देखेंगे, आफ्टर द बॉडीज गेट इंटरेक्टेड दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। नाउ इफ वी calculate total force, total momentum of the system again, it will again be 36 units. लेकिन शर्त है if the system is isolated। बस यही बात बताता है आपका लॉ कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का होगा, ठीक है ना, वो टोटल मोमेंटम, हाँ इंडिविजुअली में बात नहीं करना, इंडिविजुअली बॉडीज का मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है ना, जब वो इंटरेक्ट करेंगे वेलोसिटी, इंडिविजुअल जो बॉडीज उसमें है सिस्टम में उनका मोमेंटम तो चेंज होगा। लेकिन जो ओवरऑल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम जो आपके सिस्टम का है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है वो जो अंदर बॉडीज एक्शन और रिएक्शन करते हैं, वो जो बॉडीज के अंदर म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, इसका मतलब है उससे फिर फर्क नहीं पड़ता है उस मोमेंटम पर जो कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का, दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द बॉडीज पार्ट ऑफ द सिस्टम। हाँ, इंडिविजुअली बॉडी जब इंटरेक्ट करेंगे जिसका इंडिविजुअली उनका मोमेंटम तो चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन जो ओवरऑल टोटल मोमेंटम है आपके सिस्टम का, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स कंजर्व्ड इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, दैट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज अनअफेक्टेड, उस पर असर नहीं होता है, is unaffected or is unchanged due to the mutual action and reaction of the bodies in the system. As an example, we can quote it only as an example. अभी मैंने दिखाया आपको कि अभी बॉडीज ने इंटरेक्ट नहीं किया था, बॉडीज मूव कर रही थी विद इन द सिस्टम, लेकिन एक दूसरे के साथ अभी इंटरेक्ट नहीं किया था, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम 36 था, ए का 12, बी का 24, टोटल सिस्टम का 36। लेट मी सपोज कि बॉडीज ने अब इंटरेक्ट किया, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी, डेफिनेटली एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से इन बॉडीज का मास तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन इनका वेलोसिटी तब्दील हो जाएगा। लेट मी सपोज ये जो बॉडी का मास है ये तो 4 पहले था, अब यहाँ भी 4 है बॉडी ए का,
बॉडी बी का वेलोसिटी पहले 3 था, लेट मी सपोज इट गोस अप टू 6 यूनिट। मतलब एक एग्जांपल में दिखाना चाहता हूं आपको कि कैसे पॉसिबिलिटी है कि ये जो मोमेंटम है ये टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली बॉडी बी का मास 2 यूनिट्स है, इसका मास फिर भी 2 यूनिट्स होगा, क्योंकि मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने मान लिया। तो वेलोसिटी पहले 12 थी, अब वेलोसिटी 6 हो गई, लेट मी सपोज बदल गई, इसकी भी बदल गई, उसकी भी बदल गई। तो इंटरेक्शन जब बॉडीज ने की तो इनका इंडिविजुअल मोमेंटम क्या बन गया, बॉडी ए का मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन 6 into 4 mass into velocity, that is 24। बॉडी बी का अगर हम देखेंगे velocity into mass into velocity, that is 6 2s are 12। तो इंडिविजुअली बॉडीज का मोमेंटम तो चेंज हो गया। ये देखिए बॉडी ए का मोमेंटम पहले 12 था, इसका 24 बन गया, चेंज हो गया। इसका 24 था, इसका 12 बन गया, चेंज हो गया। लेकिन टोटल मोमेंटम की बात करेंगे सिस्टम की, दैट विल अगेन बी 36 जस्ट लाइक दैट। तो यही बात बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट द टोटल वेक्टर सम, चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर सम की बात चल रही है, द टोटल वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम of bodies in an isolated system always remains conserved, always remains constant, and is unchanged due to the mutual action and reaction between the bodies in the system। तो बड़ा सिंपल बात, लेकिन शर्त है कि सिस्टम आइसोलेट होना चाहिए। अगर सिस्टम आइसोलेट नहीं है, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप वहां पर प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली स्पीकिंग, अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है कंप्राइजिंग ऑफ 2 बॉडीज और मेनी बॉडीज, ठीक है ना, तो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, इंडिविजुअली जो मोमेंटम बॉडीज का वो चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। यही बात बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस चीज को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे पहले न्यूटन के सेकंड लॉ से। जरा देखिए कैसे हम इस चीज को प्रूव करेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। So proof of law of conservation of momentum from Newton's second law. Proof from second law. Proof from second law. Second law. ठीक है, देखिए कैसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बात बताता है, बताता है rate of change of momentum is momentum. d by dt means rate of change. Rate of change of momentum of any body or of any system depends directly on the force कि उस सिस्टम पर फोर्स कितना है। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ। लेकिन चूंकि हमारा सिस्टम आइसोलेट है और हमारे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज जीरो, सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि अभी आपने देख लिया ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, for an isolated system, शाबाश, F equal 0। तो जब आप यहाँ पर F0 लगाएंगे इसका मतलब आप मान रहे हैं कि सिस्टम आइसोलेटेड है। तो आपको ये न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ये क्या स्टेटमेंट देता है, ये बताएगा आपको d by dt ऑफ P निकलेगा F मीनस 0 के बराबर। तो आपको मिलेगा d by dt ऑफ P, the rate of change of momentum of the system will be equal to 0। सही। ये d by dt क्या है, अपनी डिफरेंशिएशन पढ़ी है, दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो इसका मतलब है आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं p की और आपको डिफरेंशिएशन p की 0 मिल रही है। व्हाट अबाउट p? और आपने जो कि डिफरेंशिएशन में पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ, चलो विद रिस्पेक्ट x हम यहां मानते हैं, वहां तो विद रिस्पेक्ट t है, डिफरेंशिएशन ऑफ आइसोलेटेड कांस्टेंट। ये चीज आपने प्रूव भी किया, आइसोलेटेड कांस्टेंट इन्हें अगर अकेला कांस्टेंट होगा, अगर उस अकेले कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन लेंगे दैट इक्वल 0। ये चीज आपने देखी है कि आइसोलेटेड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब डिफरेंशिएशन p का 0 है, इसका मतलब है ये जो p है ये फिर आइसोलेटेड कांस्टेंट है। सो दिस इज कांस्टेंट देयर, इसका मतलब है p फिर कांस्टेंट है। तो सीधी बात है, हमने फिर प्रूव कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। जब मैंने सिस्टम माना आइसोलेटेड, मुझे मोमेंटम मिल गया कांस्टेंट। और यही बात बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो अभी आपने कंक्लूड कर दिया कि इफ यू हैव गॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम इट्स मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो जैसे आपने न्यूटन के सेकंड लॉ में एफ लगा दिया 0, क्योंकि आपका सिस्टम आइसोलेटेड, आपको मिल गया मोमेंटम कांस्टेंट। इसका मतलब है आपने सेकंड लॉ से प्रूव कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। So you have proved it that we can prove law of conservation of linear momentum from